हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अबाउट कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली। मीन्स सपोज ये मेरे पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर्स के बीच में क्या होता है? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। लेट अस टेक, इस कंडक्टर के बीच में क्या है? एटम्स है। And we all know atoms are further made up of electrons and nucleus. मतलब atom is further made up of nucleus plus electrons. देखिए फ्रेंड्स, जो ये न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर्स के केस में क्या होते हैं? फ्री चार्जेस। दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो बात हो रही है यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इन इलेक्ट्रॉन्स की, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह पे। ये बाउंडेड नहीं होते, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब आप देख सकते हैं ये फिगर, दैट इज 10 रेज़्ड टू द पावर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इतनी छोटी सी जगह पर इतने अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल्स क्या रहती हैं कंडक्टर्स की? मेटल्स, ह्यूमंस एंड एनिमल बॉडीज। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ये मैंने आपको चैप्टर 1 जब स्टार्ट करवाया था, मैंने उसमें बताया था इसका मीनिंग आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। ऐसे चार्जेस जो कंडक्टर पर एट रेस्ट हैं, हम उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है? इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। इसका क्या मतलब है कि सपोज दिस इज अ सॉलिड कंडक्टर। ये क्या है? सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड से मेरा मतलब है इसके आसपास अभी मैं मानकर चल रही हूँ कोई भी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट नहीं है, तो ये कोई सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टर है। अब इस फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम क्या बोल रहे हैं कि इस कंडक्टर के इनसाइड फील्ड क्या रहेगी? ज़ीरो। मतलब अगर मुझे किसी इस P पॉइंट पर फील्ड निकालनी होगी तो उसकी वैल्यू आएगी ज़ीरो। अब ये तो हमें मान लिया कि ये फील्ड ज़ीरो आएगी। अब इसका हम प्रूफ करेंगे कि ये फील्ड ज़ीरो कैसे आती है। सपोज अजम्पशन ले लेते हैं हम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और मैंने आपको भी पीछे बताया कि कंडक्टर्स में चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? मतलब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और अगर मैं बोलकर चल रही हूँ कि फील्ड भी नॉन ज़ीरो है और इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं, तो आपको पता है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्या हो जाएगा? फोर्स लग जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे। सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा और जब इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएंगे? मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे अपनी जगह से। एंड दैट इज अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं कि चार्जेस रेस्ट पर होने चाहिए, बट अगर उन पर फोर्स लगेगा और वो मूव करना स्टार्ट करेंगे तो वो रेस्ट की कंडीशन तो फॉलो ही नहीं कर रहे। इसीलिए मैं बोलूँगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। और हमने जो ये एजम्पशन ली थी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है, ये गलत होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के बीच में ज़ीरो रहेगी अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहती है? इवन इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल ई इनसाइड इज ज़ीरो। अभी जो मैंने पीछे केस डिस्कस किया, मैंने उसमें बात करी थी कि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बट अगर हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है लाइक दिस, ये क्या है? ई एक्सटर्नल, और इसके बीच में मैंने कोई कंडक्टर प्लेस किया है लाइक दिस।
अब क्या इस कंडक्टर के अंदर भी फील्ड ज़ीरो होगी? मेरा क्वेश्चन है कि क्या इस कंडक्टर के अंदर भी फील्ड ज़ीरो होगी? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी तो ज़ीरो होनी चाहिए। अब देखते हैं ज़ीरो होगी या नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जिस वीडियो में लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ाया था, फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं एंड नेगेटिव चार्ज पर जाके टर्मिनेट होती हैं। तो अगर फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ पॉजिटिव सोर्स रहा होगा जिसमें से ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो मैं मानकर चलूँगी यहाँ पर पॉजिटिव सोर्स है। और ये इस डायरेक्शन में जा रही हैं, आप एरो की डायरेक्शन देख सकते हैं, इट इज़ टुवर्ड्स दिस साइड, मतलब उस साइड कोई नेगेटिव सोर्स रहा होगा जहाँ पर ये जाके टर्मिनेट होंगी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है। और यहाँ कंडक्टर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, और सिमिलरली इधर नेगेटिव के पास शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव आयंस। इन चार्जेस को मैं क्या नाम देती हूँ? इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए मैं इनको बोल रही हूँ इंड्यूस्ड चार्जेस। अब देखिए फ्रेंड्स, इंड्यूस्ड चार्जेस जो प्रोड्यूस हुए हैं वो पॉजिटिव इस साइड प्रोड्यूस हुए हैं और नेगेटिव इस साइड प्रोड्यूस हुए हैं, तो मतलब अंदर भी कुछ फील्ड डेवलप हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस फील्ड को मैं बोलती हूँ ई इंड्यूस्ड। बाहर जो फील्ड लग रही थी उसको बोलती हूँ एक्सटर्नल फील्ड, और जो अंदर फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको मैं बोलूँगी ई इंड्यूस्ड। ये कब तक चलेगी, कब तक प्रोड्यूस होगी? जब तक कि ई ऑफ एक्सटर्नल इक्वल ना हो जाए ई ऑफ इंड्यूस्ड के। और जब ई ऑफ एक्सटर्नल ई ऑफ इंड्यूस्ड के इक्वल हो जाएगा, आप डायरेक्शन देख सकते हैं, ई ऑफ एक्सटर्नल की इस साइड है, ई ऑफ इंड्यूस्ड की इस साइड है, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गया तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो मतलब नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगी? ज़ीरो। इस केस में भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या मिलेगी? ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगी? ज़ीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जहाँ आपको लाइंस ऑफ फोर्सेस वाली वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया था दैट कंडक्टर्स की वजह से हमेशा फील्ड लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं, लाइक दिस। अगर हम एक कंडक्टर अज्यूम करते हैं, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है, और मैं अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रही हूँ, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बाहर को जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे होना चाहिए। 90 डिग्री पर ना आकर ये किसी एंगल पर आ रही है। सपोज ये कंडक्टर था हमारे पास और इलेक्ट्रिक फील्ड अब 90 डिग्री पर नहीं आ रही बट किसी एंगल थीटा पर आ रही है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस और दूसरा पैरेलल टू द सरफेस। परपेंडिकुलर और इस साइड को आ जाएगा पैरेलल। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पर आनी चाहिए थी, बट अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल थीटा पर आ रही है तो क्या हमारे पास प्रॉब्लम आई? इस पैरेलल कंपोनेंट की वजह से। देखिए, अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे, राइट, पॉजिटिव चार्जेस मतलब इनके ऊपर कुछ चार्ज रहा होगा Q। इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो अब इन चार्जेस पर क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E। और वही सेम बात, अगर फोर्स लग रहा है तो ये चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे एंड दैट इज़ अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। क्यों? क्योंकि हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसके अंडर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस के अंदर। और अगर चार्जेस ही मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी स्टैटिक कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 डिग्री का एंगल ही बनाना पड़ेगा कंडक्टिंग सरफेस के साथ।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन अ स्टैटिक सिचुएशन। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या बोल रहे हैं, सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, राइट। अभी मैंने इस कंडक्टर को न्यूट्रल लिया है, मींस जितने इस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। बट अगर मैं बाहर से कोई चार्ज Q देना शुरू करूं इस कंडक्टर को, तो क्या होगा, ये सारा चार्ज, सपोज ये Q पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सारा चार्ज इसके सरफेस पे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये चार्ज इस कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगा। क्या बोल रही हूँ मैं, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये चार्ज यहाँ पर नहीं जाएगा। अब हम कंसिडर करेंगे एक स्मॉल वॉल्यूम, लाइक अगर मैं कंसिडर कर लेती हूँ कोई छोटा सा पोर्शन V और जिसका सरफेस एरिया है d ऑफ S, तो यूजिंग गॉस लॉ मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। गॉस लॉ आप लगा दीजिए, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में करवाया था। जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है गॉस लॉ को समझने में, वो वीडियो देख सकते हैं, वो गॉस लॉ वाली, ठीक है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q क्या होता था, इनक्लोज्ड चार्ज, Q इनक्लोज्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, ज़ीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो हो गई मीन्स ये पार्ट हो गया ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। तो यही हमारी प्रॉपर्टी कहती थी, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। अब ये वही पॉइंट लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, व्हेन द कंडक्टर इज चार्ज द एक्सेस चार्ज कैन रिजाइड ओनली ऑन द सरफेस। स्टैटिक कंडीशंस के अंडर जो भी हम चार्ज बाहर से कंडक्टर को देंगे वो हमेशा सरफेस पे ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। क्यों, ये हमने प्रूव कर लिया यूजिंग गॉसेस लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, चार्जेस डू नॉट रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। सपोज ये हमारे पास कोई सॉलिड कंडक्टर था और ये इसके अंदर कैविटी है। कैविटी मीन्स अंदर से खाली है वो कंडक्टर, केज बना हुआ है उस कंडक्टर के अंदर, होल है। मीन्स सपोज ऐसा कोई कंडक्टर था सॉलिड, उसके अंदर जगह खाली है, उसको मैं क्या बोलती हूँ, कैविटी बोलती हूँ। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर मैं बाहर से कोई चार्ज Q दूंगी तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता, उसे हमेशा सरफेस पर ही रहना चाहिए, वो कभी भी अंदर नहीं आ सकता। इसे हम प्रूव करते हैं। अब क्यों यहाँ पर नहीं आ सकता, देखिए सपोज मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेती हूँ एक गॉसियन सरफेस। देखिए मैंने कंसिडर कर लिया एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मैं कब कंसिडर करती हूँ, जब मैं गॉसेस लॉ लगाती हूँ। और गॉसेस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट ऑफ ds इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखकर बताइए फ्रेंड्स, मैंने ये गॉसियन सरफेस कहाँ पर बनाया है, ध्यान से देखिए। ये गॉसियन सरफेस मैंने सॉलिड कंडक्टर के अंदर ही बनाया है। ये सॉलिड कंडक्टर था ना, ये जो आपको ग्रे सा पोर्शन दिख रहा है ये सारा क्या है, सॉलिड कंडक्टर है। मीन्स गॉसियन सरफेस के अंदर भी क्या रहेगी, फील्ड ज़ीरो रहेगी। अगर फील्ड ही ज़ीरो रहेगी तो यहाँ से फिर हमारे पास चार्ज क्या आ गया, ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि जो चार्जेस हैं वो हमेशा आउटर सरफेस पर ही रहेंगे, कैविटी के ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर एंड हैज़ अ सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर।
अब याद कीजिए, मैंने आपको चैप्टर 1 में गॉसेस लॉ की जब एप्लीकेशंस करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था स्फेरिकल शेल के बारे में, और मैंने स्फेरिकल शेल की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सिखाई थी। 3 पॉइंट्स पर निकाली थी हमने फील्ड, एक इनसाइड पॉइंट पर निकाली थी, एक ऑन द सरफेस एंड एक आउटसाइड पॉइंट पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी इनसाइड? 0 आई थी। जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है ये समझने में वो वीडियो देख सकते हैं वो वाली, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई थी 0, बट हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल की। किसकी बात कर रहे हैं? पोटेंशियल की। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 होती है, बट पोटेंशियल इनसाइड एंड कंडक्टर कभी भी 0 नहीं होती। पोटेंशियल क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। पोटेंशियल क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इसे हम प्रूव करते हैं पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे रहती है। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, डेल वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ऑफ डी आर। ये मैंने आपको रिलेशनशिप पढ़ाया था डेल वी के बीच में और ई के बीच में। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 है, सी ये चीज़ 0 आ गई, मीन्स डेल वी इक्वल टू 0 आ गया। सपोज अब ये डेल वी किसके बीच में है? 2 पॉइंट्स के बीच में, जो कि कंडक्टर के अंदर हैं। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रही हूँ तो वी बी माइनस वी ए विच इज़ इक्वल्स टू डेल वी इज कमिंग 0। इसका मतलब क्या हुआ? वी ए इज इक्वल्स टू वी बी। मतलब कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर अंदर पोटेंशियल क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मींस जो वैल्यू पोटेंशियल की ए पर है वही सेम वैल्यू पोटेंशियल की बी पर होगी। अब बात करते हैं सरफेस की। सपोज सरफेस पे मेरे पास क्या थे? ये चार्जेस थे, और मैं इस पॉइंट की कुछ पोटेंशियल की बात करती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर सी पॉइंट पर भी सेम पोटेंशियल है ए जितना, तो हमारे पास ठीक है, कंडीशन फॉलो हो रही है। बट अगर हम लेकर चलते हैं सी पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ अलग है ए या बी से, तो क्या होगा? किसी एक की सपोज मैं ले रही हूँ वी सी इज़ ग्रेटर देन वी ऑफ ए। तो अगर वी सी पर पोटेंशियल ज़्यादा है वी ए से, तो पोटेंशियल बैलेंस करने के लिए चार्जेस मूव करेंगे, और ये हमारी फिर किसके अगेंस्ट हो गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अगेंस्ट होगी। तभी मैं बोलती हूँ कि अंदर भी और सरफेस पर भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जो हमारी प्रॉपर्टी कहती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। क्यों सेम क्यों होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस के अंदर ये सेम रहती है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या रहती है यहाँ पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है चैप्टर 1 में, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात की थी। उसमें हमने बात की थी सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। सिग्मा की क्या वैल्यू आती थी? Q अपॉन एरिया। याद आया? ये वही सिग्मा है जिसकी वैल्यू आती थी टोटल चार्ज अपॉन एरिया, और ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, राइट। तो मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर की वैल्यू आती है E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए फ्रेंड्स, सपोज ये कोई भी कंडक्टर है जिसके सरफेस पर चार्जेस पड़े हैं प्लस Q। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी इस पॉइंट पर, और जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है मैं क्या बनाऊंगी? गॉसियन सरफेस बनाऊंगी, क्योंकि मैं फाइंड किसकी हेल्प से कर रही हूँ? गॉसेस लॉ की हेल्प से कर रही हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाया। गॉसियन सरफेस क्या है? सिलेंड्रिकल शेप का। सिलेंड्रिकल शेप का।
देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो ज़ीरो रहेगी, मतलब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब सपोज़ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे, बिकॉज फील्ड कैसे जाती है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो फील्ड ऐसे जा रही है और इस जगह पर नॉर्मल क्या होगा, इसी डायरेक्शन में। इस सरफेस की वजह से नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख सकते हैं इस सिलेंड्रिकल सरफेस में 3 सरफेसेस हैं, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस। फर्स्ट सरफेस कौन सा है, ये वाला। सेकंड सरफेस कौन सा है, ये वाला। और थर्ड सरफेस कौन सा है, ये वाला। तो अगर मैं नेट फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो उसमें 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगी, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। देखिए फ्रेंड्स, जो ये वाला एरिया है सिलेंडर का, इसको मैं मानकर चलूँगी ये कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, DA। क्या है, DA। नेट फ्लक्स में फ्लक्स 1 की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ड्यू टू दिस सरफेस, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू DS। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया था, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, अब यहाँ पे हमने DA लिया हुआ है तो साथ में DA आ जाएगा, प्लस ऑफ। अब ध्यान से देखकर बताइए कि सेकेंड सरफेस की वजह से कोई फ्लक्स आएगी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी इस डायरेक्शन में, और इस सरफेस की वजह से जो यूनिट वेक्टर जाएगा वो जाएगा इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और कॉस ऑफ 90 की वैल्यू होती है 0, मींस फ्लक्स ऑफ 2 की कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। ये मैंने आपको इन डिटेल में पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट में, जहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था। अब बात चलते हैं थर्ड सरफेस की तरफ चलते हैं। थर्ड सरफेस में आप देख सकते हैं ये वाला सरफेस, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये सरफेस कहाँ पर आ रहा है, कंडक्टर के इनसाइड जा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। अगर मैं फॉर्मूला लगा भी दूँ E इंटू DA का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मींस फ्लक्स थर्ड की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। तो फ्लक्स 3 भी क्या रहेगा, 0, मींस मेरे पास कंट्रीब्यूशन किसकी आ रही है, सिर्फ फ्लक्स 1 की। इसकी वैल्यू आ जाएगी E इंटू DA कॉस ऑफ, अब ध्यान से देख के बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जा रही है और एन कैप भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो कॉस ऑफ 0 डिग्री, और कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो मेरे पास नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, E इंटू DA। और गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंगली नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पर कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा ये आप कैसे बता सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्लस चार्ज नहीं पड़ा, ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। उसकी वैल्यू होती थी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू, और अगर ये एरिया DA है तो ये इसको कट कर रहा है, तो ये एरिया भी DA होगा, तो मतलब सिग्मा अपॉन DA। तो मैं चार्ज इनक्लोज्ड की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ, क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू DA। इस Q की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर Q इनक्लोज में सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको हम लिखेंगे E इंटू DA इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू DA। ये सिग्मा इंटू DA कहाँ से आया, यहाँ से आया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। DA से DA कट जाएगा और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, टुवर्ड्स एन कैप, टुवर्ड्स एन कैप। यही हमने अभी पढ़ा था लास्ट प्रॉपर्टी में, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये हमने प्रूव कर लिया। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से आपको क्या समझ आता है, शील्ड मतलब किसी चीज़ से प्रोटेक्शन। तो शील्डिंग यहाँ पे क्या रहेगी, सपोज ये मेरे पास कोई कैविटी है,
क्या है? कैविटी। और ये क्या है? कंडक्टर। अगर मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जिसको मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, अगर मैं उसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा? शील्ड हो जाएगा फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, तो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या रहती है? एनी कैविटी इन अ कंडक्टर रिमेन्स शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। किससे प्रोटेक्शन मिलती है हमें? आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से। द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज ज़ीरो, ये हम प्रूव करके आ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फील्ड हमेशा क्या रहती है? ज़ीरो रहती है। और अगर कैविटी हमारे पास कंडक्टर के अंदर है तो कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? ज़ीरो रहेगी। ठीक है, सो दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसका आप अगर डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि बहुत ज़ोर से तूफ़ान आ रहा है, लाइटनिंग हो रही है, तो क्या आप प्रेफर करेंगे कि आप खुले आसमान के नीचे खड़े हों, या फिर आप किसी कार में जाकर बैठें, या फिर बस में जाकर बैठें जिससे आपको प्रोटेक्शन मिले? राइट, अगर किसी बस के ऊपर लाइटनिंग पड़ेगी तो उस लाइटनिंग की वजह से जो चार्जेस होंगे वो फ्लो हो जाएंगे और वो ग्राउंडेड हो जाएंगे। आप जो बस के अंदर बैठे हुए हैं, आपके ऊपर लाइटनिंग का कोई भी असर नहीं होगा। ये सिंपल सी एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग समझने के लिए। इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स।